फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल, इसके 13 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर। तो इसीलिए आपको इस वीडियो कंप्लीट देखना है, शुरू से लास्ट तक देखना है और आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में सिर्फ हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, ये वीडियो ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है, इसमें आपके क्वेश्चन जो बायोलॉजी के हैं वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसमें बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके बेल के आइकन पे ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। देखिए, विकृत मतलब आप समझ रहे होंगे, विकृत कोई चीज़ विकृत हो जाती है मतलब टूट जाती है, समझे। कोई चीज़ अगर तोड़ना है तो उसे प्रोटीन को तोड़ना है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। प्रोटीन के विकृतीकरण पर टिप्पणी करिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। देखिए, अगर हम आपकी बात करें, आप अपने से समझेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी वो कठिन नहीं है, सब आसान है। लेकिन अगर आप किताबी भाषा से समझेंगे तो बहुत कठिन है, आपके लिए बहुत कठिन सिद्ध होगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी साधारण भाषा में अगर समझ लेंगे तो हर चीज़ आपके जीवन से रिलेटेड है। जैसा कि अगर हम आपको कहीं, जैसे कि आप अगर धूप के प्रति संवेदनशील हैं, अगर मैं आपको 5 घंटे या 10 घंटे लगातार धूप में खड़े कर दूं तो आप पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर प्रोटीन की एक चैन है, लंबी श्रृंखला है, अगर उसमें हमें कोई चीज़ चेंज कर देते हैं तो उसमें विकृत हो जाएगा। जैसा कि आप समझिए, जैसा कि प्रोटीन ताप हो गया, पीएच आदि के प्रति संवेदनशील होती है। जो प्रोटीन होती है वो ताप हो या पीएच के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। और जब प्रोटीन के ताप या पीएच में कोई परिवर्तन हम जब कर देते हैं, जो प्रोटीन है उसके ताप हो या पीएच हो उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है, ये अपनी जो इसकी द्वितीयक और तृतीयक यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी जो चैन होती है संरचना में खो देती है और प्राथमिक संरचना में आ जाती है। जैसे कि अगर हम चेन की बात करें तो जो चेन होती है, जब उसमें हम ताप या उसके पीएच में कोई परिवर्तन कर देते हैं तो वो क्या होती है, अपनी प्राथमिक संरचना को वो द्वितीयक और तृतीयक संरचना को अपनी क्या करती है, खो देती है और प्राथमिक संरचना में आ जाती है। इसे ही प्रोटीन का हम विकृतीकरण कहते हैं, इस क्रिया को। और इस प्रकार नई प्रोटीन जो प्राप्त होती है उसे विकृत प्रोटीन कहते हैं, समझिएगा। अगर आप देखा होगा कि आपने अंडे को देखा होगा, जब अंडा कच्चा होता है तो वो उसमें के अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, लेकिन उसके जो ताप में हम उसके चेंज कर देते हैं, उसको हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो वो एक ठोस हो जाता है, एकदम ठोस संरचना हो जाती है। वही प्रोटीन की आप समझिए प्राथमिक संरचना होती है एक तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, आई होप एक क्वेश्चन आपको कभी भी डाउट नहीं क्लियर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसा कि स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है। आज के बाद इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है स्टूडेंट, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, प्रोटीन की जो वास्तविक यानी कि नेचुरल संरचना होती है उसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं, समझिएगा। जो प्रोटीन की नेचुरल संरचना होती है उसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। जैसे कि इसमें होता क्या, यह 1 डिग्री हो भी कहते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को एक विकल्पी में क्वेश्चन आया था लगभग 2014 में बोर्ड एग्जाम के अंदर, यूपी बोर्ड में आया था कि 1 डिग्री किसे कहते हैं। उसमें ऑप्शन दिए थे, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को, प्रोटीन की तृतीयक संरचना को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन था, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को 1 डिग्री भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लंबी लंबी श्रृंखला यानी चेन है, ये क्या हो गई, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हो गई। अब जो द्वितीयक संरचना होती है वो क्या होती है, जब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कम स्थान में आने के लिए कुंडलित हो जाती है तो उसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। देखिए, जब क्या होती है, कुछ कुंडलित हो जाती है, ऐसे 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 तरीके से कुंडलित होकर क्या करती है, कुछ कम जगह में आ जाती है, इसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। और इससे भी कम आ जाए तो उसे तृतीयक, फिर उससे भी कम आ जाए उसे चतुर्थ संरचना कहेंगे। इस तरीके से होती है।
ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता आप हमें तुरंत कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूं, हर क्वेश्चन पढ़ता हूं जो भी कमेंट स्टूडेंट हमारे पास करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो हैं उनसे आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, आप साधारण भाषा में समझिए। न्यूक्लिक अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो आपके लक्षण जो होते हैं माता पिता से आपके बच्चों में पहुंचाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के क्या करते हैं, अगर फादर से लक्षण है, पिता के लक्षण मान लीजिए हैं, तो वो किस में पहुंचा देंगे, चिल्ड्रंस में, यानी कि बच्चों में पहुंचा देते हैं। यही काम होता है आनुवंशिक पदार्थ का, न्यूक्लिक अम्ल। और आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। उसमें क्या होते हैं, या हो सकता है आपका आरएनए या हो सकता है आपका डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट यहां पर कर लीजिए, न्यूक्लिक एसिड यानी कि अम्ल, और इसका नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए का। अब देखिए समझिएगा, जैसा कि अगर आप अपने पिता के कुछ या माता से कुछ समान दिख रहे हैं तो वो किसका लक्षण है, आनुवंशिक पदार्थ का है, यानी कि जो अभी न्यूक्लिक अम्ल है उसी के कारण आप उनके रिलेटेड दिख रहे हैं। जैसे कि समझिए न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वे जैव अणु होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो अपनी जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों, जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके नाभिकों, न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम क्या करते हैं, लिंग गुणसूत्र को कहते हैं, के रूप में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आरएनए होता है और डीएनए होता है। इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन कौन से हैं, कोशिका जो होती है उसके अंदर आरएनए कौन कौन से पाए जाते हैं। देखिए इसमें पहला आरएनए जो होते हैं हमारी कोशिका के अंदर कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3rd प्रकार, यानी कि 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। उसमें पहला होता है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा होता है संदेशवाहक आरएनए, तीसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। जैसा कि अगर ट्रांसफर आरएनए की बात की जाए, इसी को हम अंतरण आरएनए भी कहते हैं। देखिए राइबोसोमल आरएनए को शॉर्ट में हम आरआरएनए कहते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए। ये जो हमारी कोशिका होती है इसमें 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आई होप आरएनए के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टालेन अभिक्रमक क्या, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टालेन अभिक्रमक क्या होता है, देखिए टालेन अभिक्रमक क्या होता है, जब 10% सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या करते हैं, NaOH, देखिए 10% सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, कोई 10% जो है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, उसमें क्या करते हैं, NaOH मिलाने पर एक भूरा अपक्षेप बनता है। उसमें क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है विलयन, उसमें हम क्या करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो एक भूरे रंग का अपक्षेप बन जाता है, जिसको NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की न्यून मात्रा में घोलने पर एक पारदर्शक विलयन बनता है। उसमें क्या करते हैं, NH4OH की न्यून मात्रा में उसको घोल देते हैं तो क्या होता है, एक पारदर्शक विलयन बनता है। इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टालेन अभिक्रमक कहते हैं। टालेन अभिक्रमक का दूसरा नाम क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन आपको याद रखना है, टालेन अभिक्रमक को दूसरा नाम क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कह सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए में अंतर एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि हमने एक तरफ लिखा डीएनए और एक तरफ लिखा आरएनए, हम कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ हम 3 पॉइंट देखेंगे और 3 से आप लाखों पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि डीएनए आनुवंशिक प्रभावी संरक्षण को नियंत्रित करता है, डीएनए क्या करता है, आनुवंशिक पदार्थों को नियंत्रित करता है। लेकिन आरएनए की बात क्या कर जाए तो ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें भाग लेता है। दूसरा टॉपिक क्या है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना होती है, द्विकुंडलित। जैसे कि डीएनए की हम इस प्रकार से संरचना जो बनाते हैं वो डीएनए की होती है। आरएनए की सिंगल संरचना होती है, काहेली संरचना होती है, इसमें एकल कुंडली संरचना होती है। डीएनए में नाइट्रोजनी चार्ज होते हैं, एडेनिन होता है, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें क्या होता है, एडेनिन थाइमिन की जगह पर क्या होता है, यहाँ पर आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है और ग्वानिन होता है और साइटोसिन। ये कुछ 3 पॉइंट जो थे महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विटामिन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको। विटामिन्स जो हैं उन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ये टिप्पणी आपसे 2 नंबर में ज़्यादातर पूछी जाती है। जैसे विटामिन्स एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं
ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन की खोज सी फुंक ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 नंबर में। विटामिन की खोज किसने की थी? तो वहाँ पर आपको याद रखना है सी फुंक ने की थी। और विटामिन क्या होते हैं? ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई, एफ, के होता है। आप एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए, बसा में घुलनशील विटामिन। क्वेश्चन हेडिंग डालिए, बसा में घुलनशील विटामिन। ये क्वेश्चन आता है, हमने लिखा नहीं, हम आपको समझा देते हैं। बसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। अब बसा में अगर हम विटामिन की बात करें तो कौन से होते हैं? ए लिखना, डी, ई, के, ये तो है बसा में घुलनशील विटामिन। लेकिन अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी, 2 विटामिन हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं। और बसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई, के। आप इसकी ट्रिक याद रखेंगे कि बस में घुसे ए, डी, ई, के। कौन? कि आपकी एक बस है, उसमें ए, डी, ई, के घुस गए। बस थी, उसमें ए, डी, ई, के घुस गए, और मतलब ए, डी, के मतलब विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। और बस मतलब बसा में घुस गए कौन? विटामिन ए, डी, ई, के। और अगर जल की बात करें तो जल में बचे जो कौन से, वो जल में घुस जाएंगे, ठीक है, बीसी। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करता है? या आपको यही क्वेश्चन आ सकता है, ग्लूकोज हमारे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखिए, जब होता क्या है, जब हम श्वास लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप इस रिएक्शन को और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने के क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि ऑक्सीजन को ग्लूकोज ऑक्सीकृत कर देती है। ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लूकोज के साथ मिलकर एक रिएक्शन होती है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकृत कर देती है। तो होता क्या है, CO2 तथा जल प्राप्त होता है। CO2 और जल जो होता है वो निकल जाता है, साथ ही साथ ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें, उसमें हमने ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो CO2 और जल और कुछ हमें ऊर्जा मिल गई, ठीक है। ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है यही हमको एनर्जी देती है। CO2 और ऑक्सीजन मुक्त हो, जल मुक्त होता है। CO2 क्या होता है? CO2 को तो हम सांस के द्वारा निकाल देते हैं, जो पौधा वातावरण में निकल जाती है उसको प्लांट्स ग्रहण कर लेते हैं, प्लांट्स अपना भोजन बना लेते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट क्या है कि विटामिन सी का रासायनिक सूत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विटामिन सी का रासायनिक सूत्र होता है C6H8O6, C6H8O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बंध से क्या तात्पर्य? पेप्टाइड बंध जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो प्रोटीन के अणुओं के मध्य जो बंध होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं। यानी कि जो प्रोटीन्स के अणु हैं उनके मध्य में जो बंध उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है वो कौन सा है? सुक्रोज होता है, या स्टार्च होता है, या फ्रक्टोज होता है, या ग्लाइकोजन होता है? जो हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? ग्लाइकोजन। यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो, तीसरा ऑप्शन है जो वो है वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन, RNA में उपस्थित क्षारक। RNA में उपस्थित क्षारक, एक बात आपको पता है, RNA में थायमिन तो होता ही नहीं, उसकी जगह पर यूरेसिल होता है। तो हमारा पहला विकल्प और दूसरा विकल्प तो बिल्कुल गलत है, तीसरा भी गलत है क्योंकि इसमें भी थायमिन है। अब हमारे पास बचा ही क्या है? चौथा बचा है, वो ही सही, इसमें थायमिन कहीं पर नहीं है, तो यूरेसिल है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है। RNA में थायमिन होता ही नहीं है, और थायमिन वाले हों तो उनको ऐसे आँखी मींच कर आपको काट देना है, बचा हो उसको सही मार देना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मालिश परीक्षण क्या है? कि मालिश परीक्षण क्या है इसको आपको बताना है। देखिए, मालिश परीक्षण क्या होता है? मालिश परीक्षण से हम कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसका परीक्षण करते हैं, सीधी सी बात है। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण को मालिश परीक्षण कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है उसे मालिश परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में क्या करते हैं, एक परख नली में कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 की लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा, तथा उसमें सांद्र H2SO4 लेते हैं, और उसको एक परख नली में लेकर उसको क्या करते हैं, परख नली को हम गर्म करते हैं, और जिससे क्या होती है, बैंगनी रंग की बलय यानी कि रिंग प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर विकल्पी पूछा जाता है कि मालिश परीक्षण किसका परीक्षण करते हैं? मालिश परीक्षण से हम किसका परीक्षण करते हैं? तो वो हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में बलय बनती है या गोला बनता है, यानी कि बलय बनती है या
जैसे एक तरीके से गोला बन के रिंग की बात करें या सीधे एक चैन के रूप में बनती है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक वलय यानी कि रिंग बनती है। एक क्वेश्चन आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का मालिश परीक्षण होता है उसमें किस प्रकार की वलय प्राप्त होती है, तो वहाँ पर वलय जो प्राप्त होती है वो कैसे स्टूडेंट होती है, बैंगनी रंग की वलय प्राप्त होती है। कभी कभी वहाँ पर ऑप्शन दे देगा नीला, पीला, हरा, इस तरीके से ऑप्शन होगा, वहाँ पर एक बैंगनी रंग की भी ऑप्शन होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आके होंगे। तो आज का ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना अच्छे तरीके से तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन के आल पर क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।